नमस्कार साथियों, और मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल। मेरे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। और मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और इसलिए मैं नहीं इस कार्य को कर पाई। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और हो सकता है आने वाले 10-15 दिनों में मैं और भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना है और इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं काम को घर में रहते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो हम किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं ना। तो अब मैं थोड़ा सा आपके सामने आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए वो है आपका बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है उन्होंने क्या क्या मुख्य मुख्य बातें बताई हैं, मैं बस केवल यहाँ पर वही बताना चाहूँगी क्योंकि वैसे तो बहुत सारा है कि इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी दे रखी है, लेकिन हमें जिस उद्देश्य से पढ़ना है हमें केवल वही उद्देश्य पता होना चाहिए कि बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उन्होंने मुख्य बिंदु क्या कहे हैं जो कि हमारे पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सबसे पहले तो इसका प्रतिपादन जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने सन 1966 में किया। ये बात आपको मुख्य तौर से याद रखनी होगी कि इन्होंने इसका जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है 1966 में। और जितने भी हमारे जिन्होंने भी ये सिद्धांत दिए हैं ये मानव से संबंधित सिद्धांत हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, चाहे वो बंडूरा का सिद्धांत हो और चाहे वो क्या कहते हैं कोलबर्ग का सिद्धांत हो, ये विकास का सूचना सिद्धांत हो, या क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत हो, ये सारे जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, जैसा कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी अभी स्टेप बाय स्टेप कि जितने भी ये सिद्धांत हैं हमारे किससे संबंधित हैं, मानव से संबंधित हैं। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो मानव अधिगम से सिद्धांत से संबंधित है और इन्होंने सन 1966 में इसका प्रतिपादन किया है। सबसे मुख्य तौर पर इन्होंने दो प्रमुख मान्यताएं दी हैं। सबसे पहला है कि मानव व्यवहारों को अर्जित मानना और दूसरा है हमारा सामाजिक परिस्थितियों से सीखना। यानी कि जो मानव व्यवहार होता है ना उसको अर्जित मानना, यानी कि हम कैसे उसको दूसरों के व्यवहार को हम मान रहे हैं और उनसे हम उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक परिस्थितियों से सीखना, यानी कि समाज में क्या होता है कि जितनी भी परिस्थिति हमारे सामने आती हैं हम उन परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखते अवश्य हैं। ऐसा नहीं कोई परिस्थिति हमारे सामने आई तो हम नहीं सीख रहे हों, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है और वो लाइफ में हमारे भविष्य में कहीं ना कहीं वो हमारे काम भी आता है। तो बंडूरा ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध किया कि आक्रामक व्यवहार के प्रतिरूपों या मॉडल से अनुकरण करके सीखता है। यानी कि मान लो आपके सामने कोई मॉडल है तो आप जिस तरह का उस व्यक्ति के साथ में व्यवहार करोगे सामने वाला बच्चा भी वो वैसा ही उसके साथ में व्यवहार करेगा और वैसा ही वो व्यवहार सीखेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा है मॉडल या प्रतिरूपों द्वारा सीखना। बंडूरा के अनुसार 3 प्रकार का होता है। बंडूरा ने क्या किया है कि मॉडल या प्रतिरूपों के द्वारा जो सीखना उन्होंने बताया है, जो अनुकरण उन्होंने बताया है बंडूरा ने, वो 3 प्रकार से बताया है। तो पहला है आपका मॉडल के व्यवहार के परिणाम के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि मॉडल के साथ में जो आप व्यवहार कर रहे हो उसका परिणाम के द्वारा बच्चा कितना अधिगम कर पा रहा है, कितना लर्न कर पा रहा है, कितना आपका सीख पा रहा है। सेकंड है आपका प्रतिरूपों के निरीक्षण के आधार पर अधिगम। यानी कि प्रतिरूप यानी कि जो भी कोई आप कार्य कर रहे हो उसका जो आपने निरीक्षण किया यानी कि ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर वो अधिगम हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही तीसरा आपका आता है प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण पर आधारित अधिगम। किसके आधार पर? प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण पर आधारित अधिगम। ठीक है, तो हमारे ये 3 प्रकार के किसने माने हैं, ये कि 3 प्रकार के उन्होंने किसने माने हैं, ये आपके बंडूरा ने माने हैं कि हमें किस किस आधार पर बच्चा अधिगम करता है।
प्रतिरूपों का मीन्स हो कि यानी किसी व्यक्ति की वेशभूषा या उसके बोलने के ढंग की नकल करना। ठीक है, तो आपको 3 मुख्य बिंदु याद रखने हैं, जिसमें कि बंडूरा ने ये 3 मुख्य बिंदु बताए हैं। अब 1900 इसके बाद आप देखेंगे कि 1986 में बंडूरा ने कुछ सीखने के नियम और प्रक्रियाएं बताई थी। बंडूरा ने क्या किया था, 1986 में कुछ नियम और कुछ प्रक्रियाएं बताई थी, जो कि जिससे कि बच्चा जो है नकल करता है, बच्चा जो अधिगम करता है, बच्चा जो सीखता है। ठीक है, वो किस सन में बताई थी, 1986 में। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिरूपों तथा नियम के जो नियम है वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से बताए गए हैं और कौन कौन से हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद सबसे पहला है आपके सामने अवधान संबंधित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अवधान संबंधित प्रक्रियाएं, ये कि अटेंशनल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है धारणात्मक प्रक्रियाएं यानी कि रिटेशनल प्रोसेस। तीसरा है उत्पादन प्रक्रियाएं, प्रोडक्शन प्रोसेस। चौथा है प्रेरणात्मक प्रक्रिया यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेस। ये 4 प्रकार के जो नियम हैं, क्योंकि बंडूरा ने 1986 में प्रतिरूपों के द्वारा यानी कि मॉडल के आधार पर अधिगम के माध्यम के लिए बताए थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अधिगम अवधान संबंधी जो प्रक्रियाएं थी वो क्या होता है। तो हम थोड़ा सा बस समझ लीजिए, थोड़ा सा हमें बस इतना हिंट पता होना चाहिए कि अवधान संबंधी होता क्या है। यानी कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखना। प्रत्यक्षीकरण यानी कि सामने जब हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, सामने जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हम उसके द्वारा उस चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अवधान संबंधी ये आपका प्रक्रिया हो गई। दूसरा है यानी कि अटेंशनल रहना, यानी कि किसी चीज़ को अटेंड करना, किसी चीज़ को ध्यान से देखकर हम उस चीज़ को सीख रहे हैं। दूसरा है धारणात्मक प्रक्रिया, यानी कि संज्ञानात्मक संरचना की अधिक मात्रा। किसकी मात्रा, संज्ञानात्मक संरचना की अधिक मात्रा, यानी कि निरीक्षणकर्ता में धारण की मात्रा की अधिकता। यानी कि जो निरीक्षण कर रहा है, जो आपको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो क्या करेगा कि आपने कितना सीखा इसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी अधिकता होगी। ठीक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, मानो आप सीख रहे हो और आप पर कोई ना ध्यान दे, कोई आपका निरीक्षण ना कर रहा हो, आप पर खुली आपको छूट दे दी जाए, तो हो सकता है कि आप उस तरीके से ना सीखो कि जितना आप सीखना चाहते हो। लेकिन जब कोई टीचर किसी क्लास में बच्चे के सामने ऑब्जर्व करता है और बच्चे के मन में ये होता है कि नहीं, हमें कोई वॉच कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, यानी कि हमारा कोई निरीक्षण कर रहा है, तो क्या होता है कि वो बच्चा उस कार्य को और अधिक अच्छे से करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि वहीं पर टीचर ऑब्जर्व ना करे, उसको खुला छोड़ दे, उसकी मनमानी के लिए छोड़ दे, तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ना सीख पाए। अगला है उत्पादन प्रक्रिया, कुछ भी धारण करके व्यवहार के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, उत्पादन का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कुछ भी धारण करके व्यवहार रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो ये हमारी अब यदि व्यक्ति किसी कार्य को मानसिक रूप से सीखता है, तभी अधिगमकर्ता का उत्पादन अधिक सजीव होता है। अब उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि जैसे कि मानो हमने व्यवहार मतलब कुछ भी हमने सीखा, और लेकिन हम मानसिक रूप से उसको सीखना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या हम सीख पाएंगे, नहीं सीख सकते, है ना। हम कब सीख पाएंगे किसी भी कार्य को, जब हमारे मन में जो सामने वाला व्यक्ति हमें सिखा रहा है, हमारे मन में भी वही बात, यानी कि मानसिक रूप से हमारी लगन उसी कार्य को सीखने के लिए हो, तभी तो हम सीख पाएंगे। तो जब हमारा मन पूरी तरह से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा, तो अधिगमकर्ता का उत्पादन अधिक आपको देखने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परिणाम जो है उसका क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला है आपके सामने चौथी इसमें क्रिया है प्रेरणात्मक क्रिया। तो प्रेरणात्मक क्रिया जो है वो आपकी क्या होगी, प्रेरणात्मक क्रिया जो है वो आपकी होगी क्या कहते हैं कि बाहरी प्रलोभनों का संज्ञान, यानी कि बाहरी प्रलोभनों का संज्ञान, यानी कि बाहरी प्रेरणा जो होती है ना, वो हमें बाहर से मिलती है, कहीं ना कहीं से,
ये आप चाहे मानिए मत मानिए, लेकिन हम मोटिवेशन जो होते हैं वो हम कहीं ना कहीं बाहर के जो उत्प्रेरक होते हैं वो उनसे हम अवश्य होते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमारे मन का उत्प्रेरक होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से मोटिवेशन तो हमें मिल गया, हमारे मन में बात भी जागी कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन जब तक हमारा मन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है उस कार्य को करने की, तो बाहर का मोटिवेशन 1 या 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी और जितना अधिक होगा, अधिगम उतना ही अधिक होगा, साथ ही आत्म प्रबोधन का अधिक होना भी प्रभावित होना। यानी कि मान लो जैसे यही लाइन है कि यहाँ पर बाहरी जितना जल्दी और जितना अधिक होगा, अधिगम उतना ही अधिक होगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि यदि आप बाहरी आपको प्रेरणा मिल रही है और आप जल्दी से जल्दी उस कार्य को करना भी चाहते हो, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपका आत्म भी तो जरूरी है ना, आपके अंदर की आत्मा भी तो ये चाहे कि वास्तव में मुझे ये कार्य करना है, तो अभी तो आप उस कार्य को कर पाओगे। आपने बाहर से मोटिवेशन ले लिया, लेकिन आप उस कार्य को स्वयं नहीं कर पा रहे हो या अंदर से आपकी इच्छा नहीं है, तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। बस आज के लिए बच्चों इतना ही। और यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ यदि पसंद आ रहा हो तो आपसे विनती है कि आप इसको और भी अपने जो साथी हैं उनको अवश्य बताएं। और मैं चाहूँगी कि छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से आपका जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाए। और इस क्या कहते हैं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा लंबी वीडियो कर देते हैं तो हमारे पढ़ने के लिए हमारी रुचि नहीं रहती है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि बच्चा पढ़ने में अपना मन लगाता है तो 20 या 25 मिनट से बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, उसका ऑटोमेटिकली मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट अवश्य हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।